प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका जीवन क्लासेस में स्वागत है। मैं आपका अपना प्रिय अध्यापक अंकित कुमार आपका फिर एक बार से स्वागत करता हूं। हम अध्यापन की इस श्रृंखला में पृष्ठ रसायन का अध्ययन कर रहे थे, जिसकी हम पहले से ही 4 पाठ का अध्ययन कर चुके हैं। हम एक बार फिर से पुनः इस पाठ का अध्ययन करेंगे। 12th केमिस्ट्री नंबर 12th चैप्टर नंबर 5 और वीडियो नंबर आपकी 5 रहेगी। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने एंजाइम उत्प्रेरण कुछ आंशिक रूप से छूट गया था टेक्निकल इशू के कारण, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। इसका एक और अध्ययन पुनः करेंगे, क्योंकि किसी भी चीज को आधा पढ़ना ना के बराबर पढ़ने जैसा होता है। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे और मैं सभी से एक आग्रह करना चाहता हूं कि सभी साथ के साथ नोट्स बनाते चलें, क्योंकि नोट्स बनाने से आपकी जो अध्ययन है वह प्रॉपर रूप से चलता रहेगा। तो देखिए, जो हमारी हेडिंग चल रही थी, वो जो आंशिक रूप से छूट गई थी वो था एंजाइम उत्प्रेरण। ठीक है, उत्प्रेरण के रूप में हमने पिछली 2 वीडियो में बहुत विस्तृत रूप से अध्ययन कर चुके हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर एंजाइम की प्रोसेस को ज्यादा समझेंगे। तो ध्यान देंगे सही बच्चे। देखिए क्या होता है एंजाइम। एंजाइम आपने अपने सामान्य दैनिक जीवन में जो हमारे जीव जंतुओं की जो सामान्य क्रियाएं होती हैं, उनमें एक इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो उसी की सहायता से हम इनका कुछ रासायनिक ज्ञान लेंगे और कुछ अपना थोड़ा सा सामान्य ज्ञान मिलाकर इनका अध्ययन करेंगे। देखिए क्या होता है वनस्पति तथा जंतुओं के शरीर में। क्या होता है भाई, वनस्पति मतलब कुल मिलाकर आप कहते हैं जीवों के शरीर में, वनस्पति प्लस जंतु दोनों क्या है, जीवों के अंतर्गत आते हैं। दोनों के शरीर में विभिन्न प्रकार की रासायनिक, तो क्या होता है आप विभिन्न प्रकार के क्या खाते हैं, रासायनिक पदार्थ खाते हैं। आप गेहूं खाते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है। आप विभिन्न और अन्य प्रकार के पदार्थ खा रहे हैं तो उसमें तरह के विटामिन, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। सब क्या है हमारे तरह तरह के रसायनों से मिलकर बने होते हैं। तो बहुत सारी इनको पाचन करने के लिए, इनसे अवयवों को चूषण करने के लिए और हमारे शरीर को बहुत सारी जरूरतों को पूर्ति करने के लिए तरह तरह की रासायनिक व जैव रासायनिक बायोकेमिकल्स क्रियाएं होती हैं। तो उन क्रियाओं को करने के लिए हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार के उत्प्रेरक की जरूरत होती है, अर्थात यह क्रियाएं तेजी से हों और तेजी के साथ संपन्न होकर हमारे शरीर की अवस्थाओं की जो क्रियाएं हैं उनको सुचारू रूप से कर सकें। इनके लिए हमारे शरीर को एक विशेष प्रकार के उत्प्रेरक प्रोटीन की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? प्रोटीन की जरूरत होती है। तो यह जो विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है, इसी प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, इन जो ये जो उत्प्रेरक होते हैं प्रोटीन, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं। और यही एंजाइम हमारे लिए क्या करते हैं, किसका कार्य करते हैं, उत्प्रेरक का। और जब उत्प्रेरक होंगे तो उसकी क्रिया क्या कहलाएगी, उत्प्रेरण। तो समझ चुके होंगे हम। सामान्य तौर पे आप एक बार से फिर मैं आपको समझाना चाहूंगा, जो जीव जंतु होते हैं उनके शरीर में हजारों लाखों तरह की रासायनिक या जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। उनको शीघ्रता से करने के लिए या सुचारू रूप से करने के लिए अनेक प्रकार के प्रोटीन उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, अर्थात उनकी गति को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए कुछ प्रोटीनों का विशेष महत्व होता है। ये जो प्रोटीन होते हैं, यही प्रोटीन जो उत्प्रेरक का कार्य कर रहे होते हैं, उन्हीं को हम एंजाइम कहते हैं। ये क्या होता है, इनके बारे में थोड़ा सा और पॉइंट ऑफ व्यू से अध्ययन करें तो जीवन चक्र में एंजाइम की उपस्थिति अत्यंत आवश्यक होती है। अर्थात यदि एंजाइम्स नहीं होंगे तो हमारे शरीर की होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रियाएं रुक जाएंगी, और उनके रुकने से जो हमारे जीव जंतुओं में होने वाली रासायनिक क्रिया रुक जाएंगी। तो इससे क्या होगा, शरीर में होने वाली जो मूलभूत क्रियाएं होती हैं वह रुकने से जो उसका जीव जंतु का शरीर होगा, अर्थात उसका क्षय हो जाएगा, उसका विनाश स्वतः ही हो जाएगा। तो इनका सीधा संबंध हमारी जैविक क्रियाओं से होता है। अतः इनकी उपस्थिति में जैव रासायनिक अभिक्रियाएं इतनी मंद हो जाएंगी कि जीवों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अतः एंजाइम की उपस्थिति के समय अब इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, यदि हमारे शरीर में एंजाइम कार्य करना बंद कर दे तो जो मनुष्य ने भोजन खाया है, मान लीजिए आपने एक समय का जो भोजन खाया है, उसको पाचन करने के लिए मनुष्य को प्रॉपर रूप से पर्याप्त रूप से 50 वर्ष लग जाएंगे।
तो समझिए इसका महत्व हमारे जीवन में कितना जरूरी है। अर्थात ये हमारी सभी मूलभूत जैविक क्रियाओं में एक विशेष प्रकार की सहायक की तरह कार्य करते हैं। यदि हम इसकी एक बार परिभाषा दोबारा से पढ़ना चाहें तो आप फिर पढ़ सकते हैं, या एक विशेष तौर पर इसमें कुछ केमिकल्स प्रॉपर्टीज के साथ हम इनको पुनः पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि देखिए आपको इसके बारे में जितनी ज्यादा नॉलेज होगी आप उतना ही ज्यादा क्या कर पाएंगे, उतना ही ज्यादा इसका लाभ ले पाएंगे। तो प्यारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें और इसका लाभ उठाएं। विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं, बहुत सारी आपके शरीर में जो विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं हैं तथा जीवन चक्र में उत्प्रेरक की भांति कार्य करने वाले ग्लोब्यूलर प्रोटीन को क्या होता है, देखिए प्रोटीन का एक विशेष प्रकार होता है जिसको कहते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन। इसमें बहुत सारे उसके अवयव भाग ले रहे होते हैं। तो जो हमारे दैनिक जीवन में, हमारे दैनिक जीवन की क्रियाओं में एक उत्प्रेरक की भांति करने वाले ग्लोब्यूलर प्रोटीन को ही क्या कहते हैं, हम एंजाइम कहते हैं। अर्थात एंजाइम जैव रासायनिक का क्या है, उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है। हम एंजाइम को जैव जो जीवों का रासायनिक चक्र है उसमें उत्प्रेरक कहा जाता है। तो देखिए कुछ इसकी रासायनिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे, प्रोटीन्स की, सॉरी एंजाइम्स की, किस तरीके से एंजाइम में कुछ केमिकल गुण संपन्न होते हैं। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं एंजाइम, एंजाइम्स ले लेते हैं, आप समझेंगे क्या होता है। रासायनिक दृष्टि से सभी एंजाइम ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं, अभी आपको बता चुके हैं। कुछ एंजाइम में एप्रोटीन समूह भी उपस्थित होता है। क्या होता है, एप्रोटीन समूह भी उपस्थित होता है। ऐसा नहीं है कि सभी जो एंजाइम्स है वो टोटली प्रोटीन ही होंगे, कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम्स एप्रोटीन समूह वाले भी होते हैं, जिन्हें प्रोस्थेटिक समूह कहते हैं। क्या कहते हैं, जिन्हें प्रोस्थेटिक समूह कहते हैं। जो एप्रोटीन जिसमें नहीं होता उसको क्या कहते हैं, हम प्रोस्थेटिक समूह कहते हैं। प्रोस्थेटिक समूह जो होगा वो किसके कारण होगा, जो हमारी धातुएं होते हैं उनके धनायन, जिंक का धनायन, मैग्नीशियम का धनायन, इसके अलावा कोबाल्ट का धनायन, ये सब किसका निर्माण करते हैं, हमारे प्रोस्थेटिक समूह का निर्माण करते हैं। जब प्रोस्थेटिक समूह एक धातु आयन होता है तो उसे कोफैक्टर कहते हैं। ये जितने भी प्रोस्थेटिक समूह जो धातु आयन हैं तो उनको क्या कहते हैं, हम कोफैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, कोफैक्टर कहते हैं। यदि प्रोस्थेटिक समूह एक छोटा कार्बनिक अणु होता है, यदि ये वाला प्रोस्थेटिक समूह एक छोटा कार्बनिक अणु होगा, क्या होगा, एक कार्बनिक अणु होता है, तो उसको क्या कहते हैं, हम कार्बनिक अणु को हम कहते हैं कोएंजाइम। क्या कहते हैं, कोएंजाइम। तो आपको ध्यान रखना है, शरीर में होने वाले विभिन्न प्रयुक्त कोएंजाइम की उत्पत्ति जैसे थायमीन, राइबोफ्लेविन द्वारा होती है। तो इनकी जो कोएंजाइम जो हमारे शरीर में बनते हैं उनकी उत्पत्ति थायमीन और राइबोफ्लेविन नामक तत्वों से होती है। क्या है ये राइबोफ्लेविन और थायमीन क्या होते हैं, हमारे विटामिन के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो ये हमारे शरीर में कोएंजाइम्स का कार्य करते हैं। इस प्रकार के एंजाइम्स में प्रोटीन भाग होता है उनको एपोएंजाइम कहते हैं। जिनमें प्रोटीन का भाग होता है, जिनमें नहीं होता उसको तो क्या कहते हैं, हम प्रोस्थेटिक समूह। और जिनमें प्रोटीन नहीं होता है, जिनमें प्रोटीन नहीं होता वो दूसरा भाग क्या कहलाएगा, एपोएंजाइम कहलाता है। क्या कहलाता है, एपोएंजाइम। तो देखिए इसकी कुछ रासायनिक स्ट्रक्चर के बारे में हमने अध्ययन किया। इसके अलावा आप इस बात का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि एंजाइम हमारे शरीर में कितने जरूरी होते हैं। लगाइए कि हमारे शरीर में, हमारे जीवन तंत्र में, हमारे पूरे जीवन तंत्र में जो हम जैव रासायनिक अभिक्रिया पूरी करते हैं उसमें लगभग 3000 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, हमारी प्रत्येक विशेष प्रकार की क्रियाओं में भाग लेकर हमें क्या करते हैं, पूर्ण रूप से उन क्रियाओं को सुचारू चलाने में मदद करते हैं। तो प्यारे बच्चों कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम्स में लूंगा एक तो, और उनकी हेल्प से आपको इनकी महत्ता समझाऊंगा। और आप क्या करें, जो टेबल दी हुई है आपकी किताब में 5.4 उसके ज्यादा से ज्यादा एंजाइम्स को याद रखें, क्योंकि ये एंजाइम्स जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ उनको याद ही करें, बल्कि आप इनका महत्व अपने दैनिक जीवन में भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। या आपके लिए ये आने वाली दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो देखिए कुछ मैं आपके रासायनिक समीकरण लेता हूँ जिसमें बताएंगे कि आने वाले कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम किस विशेष तथ्य के लिए यूज किए जाते हैं।
तो देखिए जैसे सबसे पहले हम एंजाइम इन्वर्टेज की बात करेंगे। किसकी करेंगे? इन्वर्टेज की। इन्वर्टेज क्या होता है? देखिए इन्वर्टेज में देखिए सबसे पहले क्या होगा, आपने सुक्रोज देखा होगा। हम जो अपने शरीर में शर्करा ग्रहण करते हैं उसको सुक्रोज कहते हैं। उसका आणविक सूत्र होता है C12H22O11। जो इसका जो अपघटन होता है वह हमेशा जल की सहायता से होता है। किसकी सहायता से? जल की सहायता से। इसके साथ जल क्रिया करता है। देखिए ये क्या होता है? एक्वेरियम फॉर्म होती है इसकी, मतलब ये तो जो होती है मिश्रित अवस्था है, लिक्विड फॉर्म है। तो इसमें जो इसका जो अपघटन होता है वह किसकी सहायता से होता है? इन्वर्टेज की सहायता से। इन्वर्टेज एंजाइम इसको अपघटित करके दो सम आणविक सूत्र C6H12O11 C6H12O6 ऐसे ही C6H12O6 ये होता है ग्लूकोज, ये होता है आपका फ्रक्टोज। क्या होता है? फ्रक्टोज। तो ये जो हमारा जो शर्करा जो हम ग्रहण करते हैं जिसको सुक्रोज कहते हैं, क्या कहते हैं? सुक्रोज कहते हैं। इस सुक्रोज को इन्वर्टेज एंजाइम की सहायता से ही अपघटित किया जाता है। तो यदि इन्वर्टेज नहीं होगा तो इसका अपघटन नहीं होगा और हमारे शरीर में होने वाली ग्लूकोज जो बनने की प्रक्रिया है वह रुक जाएगी और उसके बनने रुकने से पूरी क्रियाओं का संतुलन बिगड़ जाएगा, जिससे मानव जीवन का अस्तित्व ही समाप्त होने पर आ जाएगा। तो समझ रहे होंगे प्यारे बच्चों आप इन्वर्टेज की कितनी महत्ता लगी। तो इन्वर्टेज क्या है यहाँ पे? एंजाइम। अब बात करती है इसका स्रोत क्या रहता है। तो इसका स्रोत रहता है यीस्ट। क्या रहता है? यीस्ट। आपने अपने दैनिक जीवन में खमीरा आटा देखा होगा, वह खमीरा आटा ही आपके लिए सर्वोत्तम रूप से समझना आवश्यक है कि वह यीस्ट की सहायता से होता है। अर्थात यीस्ट एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है जो वायु से आटे में जाता है और खमीरापन उत्पन्न कर देता है। ऐसे ही यीस्ट इन्वर्टेज को उत्पन्न करता है और हमारे शरीर में होने वाले विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स का निर्माण करता है। इसके अलावा जाइमेज देखा होगा आपने। यदि ग्लूकोज भी और छोटे ग्रुप कार्बोनिल हाइड्रोकार्बन अणु में टूटता है तो उसके लिए जाइमेज जरूरी है। इसके अलावा माल्टेज भी यीस्ट से बनता है। एक सामान्य प्रक्रिया लेते हैं क्योंकि आप इसको तो समझ चुके होंगे। एक दैनिक क्रिया को, एक रासायनिक क्रिया तो आपने देख ली, एक सामान्य क्रिया देखेंगे और फिर उसकी सहायता से आप अनुमान लगाएंगे कि किस तरीके से एंजाइम्स हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो देखिए दूध का दही में परिवर्तन, दुग्ध का दही में परिवर्तन, इसका प्रयोग हम अपने सामान्य दैनिक जीवन में सबसे ज्यादा करते हैं। आपके लिए सामान्य अभिक्रिया है। इसकी सहायता से ही आप अनुमान लगाएंगे और ज्यादा से ज्यादा आप देखेंगे, मतलब अपनी दैनिक जीवन में आप क्या देखते हैं, आप शाम को दही जमाएंगे तो उस क्रिया का अवलोकन आप ध्यान से कीजिए और आप उसमें देखेंगे कि आपकी माता जी या आपके जो भी बड़े हैं वो क्या करते हैं, कुछ मात्रा में कुछ बहुत कम परसेंटेज में दूध में क्या करते हैं, दही का अवलोकन कर देते हैं और उसके फलस्वरूप जब आप सुबह को देखेंगे तो पूरी जो स्ट्रक्चर होगी वह दही के मुंह में परिवर्तित हो जाती है। तो यह भी एक एंजाइम प्रोसेस है, अर्थात यहाँ भी एक एंजाइम दूसरी एक अवस्था को बदलकर दूसरी अवस्था में बदल देता है। तो देखिए दूध का दही में परिवर्तन। तो प्यारे बच्चों देखो ये किस एंजाइम से होता है और कहां से इसकी उत्पत्ति होती है। तो देखिए सबसे पहले हम ले रहे हैं यहाँ पे दुग्ध ले रहे हैं, दुग्ध या इसको सामान्य अवस्था में दूध भी कह सकते हैं हम। देखिए ये जो दही में कन्वर्टेज होता है ये होता है लैक्टोबैसिलस के कारण। किसके कारण होता है? लैक्टोबैसिलस के कारण। तो लैक्टोबैसिलस के कारण ये क्या है यहाँ पे? एंजाइम। ये क्या है यहाँ पे? एंजाइम। और इसकी उत्पत्ति जो होती है वह होती है दही से। कहां से इसकी उत्पत्ति मिली आपको? स्रोत जो मिलता है दही से। तो लैक्टोबैसिलस एंजाइम आपको दही से मिलता है और किसमें कन्वर्ट कर देता है? दूध को दही में। तो इस तरीके से हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एंजाइम्स का कार्य करता है। तो प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है कि एंजाइम्स आपकी समझ में बहुत अच्छी तरीके से आया होगा। फिर यदि कोई परेशानी रहती है तो फिर मैं दोबारा से आपको चाहूंगा कि आप कमेंट में या डायरेक्टली मुझे इन्फॉर्म कीजिए। मैं उसे अगली वीडियो में फिर आपको एक बार पुनः समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए हम एक नई हेडिंग के साथ पुनः शुरुआत करते हैं। देखिए कुछ वीडियो विलंब के कारण हम आपसे क्षमा चाहते हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद यही करते हैं कि हमारा जो
जो स्टडी एरिया है वह बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम लगभग सभी कक्षाओं की तैयारी में बिजी रहते हैं। इसलिए आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से करने के लिए अपने सेल्फ तौर पर भी मेहनत करते रहिए, क्योंकि अब समय जो है चल रहा है वह आपकी सेल्फ स्टडी का ज़्यादा चल रहा है। तो देखिए एंजाइम उत्प्रेरण के अभिलक्षण, अर्थात एंजाइम उत्प्रेरण के हम कुछ क्वालिटी का अध्ययन करके चलेंगे। एंजाइम उत्प्रेरण के अभिलक्षण, तो देखिए सबसे पहले एंजाइम उत्प्रेरण की बात चले तो सबसे पहले इसमें आती है उच्च दक्षता, अर्थात उच्च दक्षता। दक्षता क्या होती है? किसी चीज की वहां पे हाई इफिशिएंसी, अर्थात दक्षता, निपुणता, कितनी ज्यादा वह कार्य करने में कुशल है। तो एंजाइम का एक अणु अभिकारक के 10 अणु को प्रति मिनट परिवर्तित करता है। अर्थात मान लीजिए आपने यहाँ पे दूध लिया, मिल्क, और आपने दही को कर्ड में कन्वर्ट कर दिया है, तो जो एंजाइम्स का एक अणु होगा वो प्रति 10 लाख अणु के अभिकारक होगी। अभिकारक है यहाँ पे, ये किसमें कन्वर्ट हो गया? उत्पाद में कन्वर्ट हो गया। तो जो अभी एंजाइम्स है वो यहाँ से क्रिया करके प्रति 10 लाख को परिवर्तित कर देता है। तो समझ रहे हैं कि एक ही अणु 10 लाख को प्रभावित कर रहा है, तो इसकी दक्षता क्या हुई? एक उच्च प्रकार की हुई। तो दक्षता से आप समझ चुके होंगे, अर्थात एक ही अणु की कितनी बड़ी कार्य क्षेत्र पाया जा रहा है। ऐसा ही नंबर सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, उच्च विशिष्ट प्रकृति। उच्च विशिष्ट प्रकृति, प्रत्येक एंजाइम की विशिष्टता एक ही अभिक्रिया के लिए होती है। अर्थात यहाँ से इस बात से क्या समझते हैं? अर्थात एक विशेष एंजाइम, जो एक विशेष प्रकार का एंजाइम एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया के लिए यूज होगा। मान लीजिए लैक्टोबैसिलस, आप दूध से दही, मान लीजिए दुग्ध से दही बनने के लिए लैक्टोबैसिलस का प्रयोग कर रहे हैं, तो आप इनवर्टेज का प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो प्रत्येक प्रकार का एंजाइम बना है वह एक विशेष प्रकार की क्रिया के लिए ही बना होता है। तो यह जो प्रकृति होती है यह उसकी उच्च विशिष्ट प्रकृति कहलाती है। देखिए नंबर अगला पॉइंट है, इष्टतम ताप पर सर्वाधिक सक्रिय। इष्टतम मतलब होता है उसका इष्टतम, अर्थात उसका एक विशेष ताप होता है, उस पर वह विशेष रूप से सक्रियता दर्शाता है। इष्टतम ताप पर सक्रिय। देखिए एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रिया की दर एक निश्चित ताप पर इष्टतम ताप कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रिया की दर एक निश्चित ताप पर, जिसे इष्टतम ताप कहते हैं, वह अधिकतम होती है। अर्थात प्रत्येक एंजाइम का एक अपना एक निश्चित इष्टतम, इष्टतम मतलब उसका एक विशेष ताप होता है जिस पर उसकी सक्रियता सर्वाधिक होती है। अनुकूल इष्टतम ताप को किसी भी और एंजाइम की सक्रियता घट जाती है। अर्थात यदि आप उस ताप को किसी भी और कम या ज्यादा करेंगे तो उसकी सक्रियता घट जाती है। जैसे कि हमारे जो मानव शरीर के लिए सबसे ज्यादा अधिक इष्टतम ताप होता है वह 310 केल्विन ताप होता है। इस ताप पर जो एंजाइम्स रहेगा मानव अभिक्रियाओं के लिए वह सर्वाधिक सक्रिय रहेगा, अन्यथा वह उसकी जो इफिशिएंसी या इसकी जो एक्टिविटी होगी वह घट जाएगी। तो समझ रहे होंगे आप आसानी से कि किस प्रकार तापों का प्रयोग एंजाइम से पड़ता है। देखिए नेक्स्ट हेडिंग की बात करें तो सक्रियक एवं सह एंजाइम की उपस्थिति में वर्धित सक्रियता। देखिए बात समझने वाली है। देखिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं प्रत्येक हेडिंग को आपको अच्छी तरीके से समझा सकूं, फिर भी कोई कमी रह जाती है तो मैंने आपको विशेष प्रकार के 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनका यूज कभी भी कर सकते हैं। सक्रियक एवं सह एंजाइम की उपस्थिति में वर्धित सक्रियता, अर्थात सक्रियक सह एंजाइम की सहायता से आप किस प्रकार उनकी सक्रियता को बढ़ा सकते हैं। एंजाइम की सक्रियता कुछ पदार्थों की उपस्थिति, जिन्हें सह एंजाइम्स कहते हैं, अर्थात एंजाइमों की सहायता के लिए कुछ विशेष प्रकार के पदार्थ होते हैं जिनसे उनकी सक्रियता बढ़ जाती है और उसे सह एंजाइम्स कहते हैं। जैसे कि थोड़ा सा एप्रोटीन, अर्थात यदि मान लीजिए थोड़ा सा आपने एप्रोटीन किसके रूप में लिया, विटामिन ले रखा है आपने, कोई विटामिन, तो वह क्या करता है किसी एंजाइम्स की सक्रियता को तेजी से बढ़ा देता है और उसकी सक्रियता बढ़ जाती है। यह सक्रियता हमेशा, ये क्या बताए थे मैंने आपको, एप्रोटीन समूह, प्रोस्थेटिक समूह होते हैं जो धातु धनायन होते हैं, इनके कारण होती है।
Na पॉजिटिव Mn2 पॉजिटिव। देखिए इसके अलावा नेक्स्ट स्टडी की बात करें बच्चों, समदमक विष तथा विष का प्रभाव। समदमक होता है किसी चीज को धीमा करना, आपने पढ़ा भी होगा। समदमक एवं विष का प्रभाव, एवं विष का प्रभाव। देखिए सामान्य उत्प्रेरकों के समान एंजाइम भी कुछ पदार्थ की उपस्थिति में संयमित या विषाक्त हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रत्येक पदार्थ एंजाइम्स की सक्रियता को बढ़ाएगा या उसकी एफिशिएंसी को ज्यादा से ज्यादा करेगा। कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो उसकी प्रकृति पर विपरीत प्रभाव डालते हैं, उनको समदमक या विष कहते हैं। समदमक या विष एंजाइम की उपस्थिति सक्रिय क्रियात्मक समूह से अन्योक्रिया करके उसकी सक्रियता को प्राय कम या पूरी तरीके से समाप्त कर देता है। हमारे शरीर में कई औषधियों का प्रयोग इन एंजाइम को समदमित करने के गुण पर आधारित है। अर्थात क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, हम देखते हैं कि कुछ एंजाइम्स की हमारे शरीर में अधिकता हो जाती है, तो हम विशेष प्रकार की औषधियों का प्रयोग करके उनको समदमित कर लेते हैं, जिससे हमारी क्रिया प्रॉपर रूप से दोबारा से चालू हो जाती है। तो देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर एंजाइम्स का विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। एक नई प्रोसेस के साथ हम समझते हैं एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि। जैसे कि आप बहुत सारी क्रियाविधियों को समझ चुके हैं, तो देखिए एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि। एंजाइम उत्प्रेरण की किस तरीके से यह क्रिया करती है, तो इसको भी ध्यान से समझने के लिए जरूरी है। देखिए इसको हम 3 स्टेप से समझेंगे, क्योंकि हम बहुत सारे मध्यवर्ती या आधुनिक सिद्धांतों को समझ चुके हैं। आप उनसे अनुमान इसको लगा लेंगे तो शॉर्ट में समझेंगे। देखिए इसके कार्य करने इस विधि का वर्णन फिशर ने किया था। किसने किया था? वैज्ञानिक फिशर ने किया था। एक लॉग या क्रियाविधि है। इसके अनुसार क्या होता है, सबसे पहले एंजाइम्स क्या होता है, एक क्रियाकारी पदार्थ जिसके साथ उसको क्रिया करनी होती है, तो एंजाइम्स को ई लेते हैं, वो किसके साथ जुड़ जाता है, जो क्रियाकारी पदार्थ है, जुड़कर एक जटिल प्रकार के पदार्थ ईएस का निर्माण कर लेता है। इसके बाद जब जटिल उत्पाद बन जाता है, तो यह जटिल उत्पाद एक विशेष प्रकार के उत्पाद एंजाइम उत्पाद में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें हो जाता है? ईएस एक विशेष प्रकार के एंजाइम प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। बाद में यही एंजाइम प्रोडक्ट अलग अलग हो जाता है। जो ईपी होता है यह किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये आपका एंजाइम्स है, ये प्रोडक्ट है जो विशेष प्रकार के पदार्थ में कन्वर्ट हो चुका है, यह दोनों पुनः स्वतंत्र हो जाते हैं, और जो हमारा जो क्रियाधार पदार्थ है वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर एक विशेष प्रकार के पदार्थ का निर्माण करता है, प्रोडक्ट का निर्माण करता है। तो दोबारा समझिए, सबसे पहले एंजाइम्स क्रियाधार के समय जुड़ जाता है, जो क्रियाधार पदार्थ है जिसके साथ आप क्रिया करा रहे हैं, उससे क्या होता है, जटिल पदार्थ का निर्माण होता है। फिर यह जटिल क्रियाधार पदार्थ एक विशेष प्रकार के क्रियाधार उत्पाद का निर्माण करता है। बाद में यह अपनी रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा पुनः स्वतंत्र हो जाते हैं, और जिससे हमें एक विशेष प्रकार के उत्पाद जिसकी जरूरत होती है उसका निर्माण हो जाता है। तो देखिए उद्योगों में उत्प्रेरण दिए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल समझाऊंगा, और उसके बाद आप आसानी से सभी को पढ़ सकते हैं, जैसे कि सभी के सामान्य गुणधर्म है, और आप इन विधियों का अध्ययन केमिस्ट्री फर्स्ट में ही इसी में करेंगे। शायद नेक्स्ट पार्ट है उसमें इस विधियों का अध्ययन भी करेंगे, कुछ विधियों का, जैसे क्लोरीन का डीकन विधि है, और क्या नाम है आपका, नाइट्रिक अम्ल की ओस्टवाल्ड प्रक्रम है। ये आपकी विधियां सामान्य आप इन्हें अध्ययन तौर पर पढ़ेंगे। लेकिन आपकी सबसे जानी जाने वाली प्रचलित विधि मैं लेता हूँ उद्योग में उत्प्रेरण में कुछ विशेष प्रकार के उत्प्रेरण में कैसे प्रयोग किए जाते हैं। आपने सबसे ज्यादा अध्ययन किया होगा हेवर प्रक्रम का। हेवर क्या है, 1:3 में हाइड्रोजन को लेकर अमोनिया का निर्माण कर लेते हैं, जिससे 2 अमोनिया के अणु बनते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो लोहा होता है वो तो क्या होता है, उत्प्रेरक होता है, और जो मल्टीप्लेडियम होता है वह यहाँ पे वर्धक होता है। आपको बताया था कि 2 पदार्थ होते हैं, एक तो उत्प्रेरक और एक वर्धक। वर्धक क्या होता है, उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देता है, अर्थात जो कमी उत्प्रेरक में चल रही है उसकी पूर्ति करने के लिए हम विशेष पदार्थ मिला देते हैं, जिनको उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से जो हमारे उत्प्रेरक है वो क्या हो गए, लोहा और मल्टीप्लेडियम। समझ चुके हैं आसानी से। इनका जो ताप होता है वो एक विशेष ताप पर ही उच्चतम होते हैं, अभी आपको बताया था। तो इनका जो ताप रहता है वो रहता है आपका 723 केल्विन से 773 केल्विन, जबकि दाब जो रहता है वह 200 से 600
रहता है, एटीपी रहता है। तो ऐसी बहुत सारी विधि दी हुई है, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड में प्लेटिनीकृत एस्बेस्टॉस का प्रयोग आप विस्तृत रूप से आगामी पाठों में पढ़ेंगे, तो उसके अध्ययन के लिए आपको जरूरी नहीं है, सिर्फ आप एक एग्जाम्पल के तौर पे इस विधि को याद रख सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको जैसे कि कई बार आपको बता चुका हूं, इस जो पृष्ठ रसायन है इसके 3 पार्ट है आपके, एक तो अधिशोषण, एक उत्प्रेरण, और जो थर्ड पार्ट अब चल रहा है वो आपका है कोलाइट। क्या चल रहा है? कोलाइट। तो प्यारे बच्चों, अब इन दोनों का अध्ययन हम प्रॉपर रूप से अपनी जो पिछली वीडियो में कर चुके हैं। इस पार्ट का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके बोर्ड में भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसका विशेष अध्ययन भी आपको जरूरी हो जाता है, तो इस वाला पार्ट है, इसका अध्ययन अब हम इस वीडियो में लेकर चलते हैं। और इसका अध्ययन कृपया ध्यान से करें, क्योंकि यह आपके लिए सर्वाधिक 2 से 3 नंबर के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक साबित होने वाला है। तो मैं आपको सलाह देता हूँ, सलाह बल्कि एक अध्यापक के तौर पर आपको सीधा सीधा आदेश देना चाहता हूँ कि आप इसको जितना ज्यादा पढ़ेंगे, आपका जो नंबर रखने की प्रक्रिया है, आपकी जो उच्चतम अंक प्राप्त करने की प्रक्रिया है, वह आपको जब ज्यादा से ज्यादा प्राप्त होगी। तो देखिए कोलाइट होता है क्या है, मैं इसको आपको विशेष तौर पे ज्यादा से ज्यादा धीरे धीरे अच्छी तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। फिर भी कोई गलती होती है तो फिर पुनः आप मुझको उस चीज की सूचना दे सकते हैं। तो देखिए शुरू करते हैं हम कोलाइट। क्या शुरू करते हैं? कोलाइट होता क्या है और किस तरीके से इसकी रासायनिक विधियां हैं, सभी का अध्ययन क्रम से संक्षेप हर विधियों से करेंगे। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले थॉमस ग्राहम ने एक विशेष घटना देखी थी। उन्होंने क्या देखा था कि जंतु झिल्ली होती है। क्या होती है? जंतुओं की झिल्ली, जिसको अर्धपारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। क्या होती है? जंतु झिल्ली। जंतु झिल्ली के द्वारा विसरण का अध्ययन करते हुए देखा। उन्होंने क्या देखा, मतलब जंतु झिल्ली में से कुछ विशेष प्रकार के विलयन या अपघट्टों को वहां से मिश्रित कर रहे थे, निकाल रहे थे। तो उन्होंने कुछ एक विशेष प्रकार की घटना देखा। उन्होंने देखा कि कुछ पदार्थ जैसे शर्करा, जैसे सुक्रोज, यूरिया और सोडियम क्लोराइड के विलयन तो जंतु विलयन से आसानी से विसरित हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं? आसानी से विसरित हो जाते हैं। परंतु कुछ पदार्थ जैसे कि जिलेटिन और गोंद, ये आसानी से विसरित नहीं होते। ये आसानी से विसरित नहीं होते। आसानी से विसरित हो गए। कौन थे वो आपके? यूरिया, या हम एक ले लेते हैं शर्करा, और यहाँ पर जो गोंद है वो आसानी से विसरित नहीं हुई थी। तो देखिए इन दो फैक्टर के ऊपर ही हम कोलाइट को विस्तृत तौर पर समझेंगे। आपको यहाँ से बेस चल रहा है तो यहाँ पे आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो बच्चे कृपया ध्यान से देखो, आप सभी का यहाँ पर भी ध्यान अभी मुझे नहीं लग रहा है। तो कृपया देखें कि जो शर्करा उन्होंने विसरित किया था, विसरित मतलब वहां से आप छानते हैं ना, निकालते हैं, उसको प्रवाहित करते हैं, तो वही विसरण कहलाएगा। तो जो शर्करा था वह आसानी से तो विसरित हो रहा था, लेकिन गोंद, जिलेटिन आदि विसरित आसानी से नहीं हो रहे थे। तो थॉमस ग्राहम ने उन पदार्थों की विसरण दरों के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया। अर्थात तो उन्होंने इस विसरण के गुणों के आधार पर उनको 2 वर्गों में रखा। जो आसानी से विसरित हो रहे थे वो क्या थे? क्रिस्टलाव। वो क्या थे? क्रिस्टलाव, जिनका अध्ययन अभी करेंगे, दोबारा से पुनः करेंगे। और जो आसानी से विसरित नहीं हो रहे थे उनको कहते हैं कोलाइट। क्या कहते हैं? कोलाइट। तो इस तरीके से कोलाइट से आप क्या समझे? कोलाइट क्या है? एक विशेष प्रकार की हमारी झिल्ली होती है, ये एक छन्ना पत्र कह सकते हैं इसको। आसानी से आप इसको अपनी बायोलॉजिकल लैब में आप आसानी से देख सकते हैं, या आगामी सूचनाओं में आपको इसको दिखा दूंगा, या आप नेट पर भी इसका सर्च कर सकते हैं आसानी से। तो उसमें से क्या होता है, उसमें से कुछ विशेष प्रकार के पदार्थ, जैसे ग्राम ने देखा कि शर्करा आसानी से तो विसरित हो जाते हैं, तो उनको नाम दिया उसने क्रिस्टलाव, और जो आसानी से विसरित नहीं हो रहे थे उसको दिया उसने नाम कोलाइट। तो देखिए इनको दोबारा से समझते हैं कि ये क्रिस्टलाव या कोलाइट क्या हुए। तो थॉमस ग्राहम के अनुसार क्रिस्टलाव वे पदार्थ हैं जो विलयन जंतु झिल्ली से आसानी से विसरित हो जाते हैं। अर्थात किसी जंतु झिल्ली या अर्धपारगम्य झिल्ली से आसानी से विसरित होने वाले पदार्थों को क्रिस्टलाव कहते हैं। अर्थात जो क्रिस्टलाव होते हैं, और इनकी अवस्था कैसी होती है? क्रिस्टलीय। लेसन नंबर 1 में आप पढ़ चुके हैं क्रिस्टल क्या होता है। तो इनकी कैसी होती है? क्रिस्टलीय। जबकि कोलाइट वे पदार्थ हैं जो जंतु झिल्ली से आसानी से विसरित नहीं होते और इनका विसरण बहुत मंद होता है। अर्थात जो आसानी से विसरित नहीं होते और इनका जो विसरण होता है वह बहुत ही मंद होता है। तो इस प्रकार के पदार्थों को क्या कहते हैं? अक्रिस्टलीय कहते हैं।
या इनको कोलाइड्स कहते हैं, और ये है एक्रिस्टलीय होते हैं। ये कैसे होते हैं? एक्रिस्टलीय। अतः ग्राम के इस विचार को अधिक समय तक मान्यता नहीं मिल पाई थी, तो इसके ऊपर एक कंफ्यूजन हमेशा चलता आ रहा था, जो आगे जाकर कुछ वैज्ञानिकों ने इसको दूर किया था। तो इस प्रकार कुछ समय पश्चात देखा गया कि क्रिस्टलाव की विसरणता तथा कोलाइड के द्वारा विस्तृत होने की ना प्रवृत्ति उनके कुछ विशेष प्रकार के गुणधर्मों पर डिपेंड करती है। अर्थात यह जो गुण थे वह उसके आकार के कारण थे। किसके थे? आकार के कारण। क्योंकि प्रत्येक पदार्थ किससे मिलकर बना हुआ है? कणों से मिलकर बना हुआ है ना। वो कण क्या है? परमाणु, अणु, आयन होते हैं। तो ये जो थे इनके आकार पर डिपेंड कर रहा था। किस पर डिपेंड कर रहा था? आकार पर। तो देखिए पूरी प्रोसेस आप समझ चुके होंगे। इनको जो विस्तृत गुणधर्म है हम उनको दो पॉइंटों में लेके चलते हैं। तो आप समझ चुके होंगे, दो चीज आप आसानी से समझे, एक तो क्रिस्टलाव और एक कोलाइड। क्या समझे आप? क्रिस्टलाव और कोलाइड। देखिए यहाँ पे लेते हैं हम क्रिस्टलाव और कोलाइड। तो देखिए विलियन में क्रिस्टलाव के कणों का आकार छोटा था, तो ये आसानी से विस्तृत हो गए थे। जो आसानी से विस्तृत होने वाले क्रिस्टलाव थे, तो ये क्यों हो गए थे? क्योंकि इनका आकार था छोटा। भाई जिसका आकार छोटा वो तो आसानी से विस्तृत हो जाएगा, किंतु जो आसानी से विस्तृत नहीं होते उनका आकार कैसा था? बड़ा। तो कोलाइडों का आकार कैसा था? बड़ा। तो इस आधार पर जो झिल्ली से विस्तृत नहीं होते, तो इस आधार पर हमको इनको तीन भागों में बांट सकते हैं। इस भागों में बांट सकते हैं। इन कणों के आधार पर हम इस तंत्र को जब पूरी तरह विशेष तरीके से अध्ययन करते हैं, जंतु और अर्धपारगम में झिल्ली का हम विशेष तौर पर इन कणों का अध्ययन कर रहे होते थे, तो हमने एक वहां पर तीन प्रकार के विशेष प्रकार के विलियनों का अध्ययन किया। क्योंकि हमने कणों के आधार पर इनका वर्गीकरण किया था, तो वास्तविक तौर पर हम इनका तीन प्रकार से वर्णित कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आता है आपका वास्तविक विलियन। इन कणों के आधार पर जो कोलाइडी अवस्था की वर्गीकृत अवस्था है, सबसे पहले वो आती है आपकी वास्तविक विलियन। तो देखिए क्या होता है, मैं आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि यदि आप एक बार यहाँ पे समझ लेते हैं और एक बार खुद का बना हुआ नोट से पढ़ लेते हैं, तो मैं विश्वास के साथ, मैं उम्मीद नहीं बल्कि विश्वास के साथ आपसे कहता हूँ, या आप दावा के साथ कह सकता हूँ कि आपको दोबारा पढ़ने की इसको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वास्तविक विलियन देखिए बच्चों क्या होता है वास्तविक विलियन। वास्तविक विलियन उन समांग तंत्रों को कहा जाता है। समांग विलियन मैंने बताया था जिनके समान अंग होते हैं, जिसमें उपस्थित कणों का आकार 1 न्यूटन मीटर या 10 की घात या 10 एंगस्ट्रॉम होता है। तो 10 एंगस्ट्रॉम कितना होता है आपका? 10 की घात माइनस के 10 मीटर। ये प्लस की वन, यहाँ से क्रिया होगी तो कितना हो जाता है? 10 की घात माइनस के 9 मीटर। तो जिन कणों का आकार 10 टू की पावर माइनस के 9 मीटर होता है, उन विलियनों को वास्तविक विलियन कहते हैं। और इनके कुछ और वास्तविक गुणधर्मों के अध्ययन करा जाए तो इन विलियनों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देखा जा सकता। अर्थात ये इतने ज्यादा महीन होते हैं कि इनको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी हम नहीं देख सकते। वास्तविक विलियन में विलय के कण एकल अणु या आयन रूप से संपूर्ण विलियन में वितरित रहते हैं। अर्थात इनके छोटे छोटे एकल अणु या आयन के रूप में पूरे विलियन, पूरे तंत्र में विकसित रहते हैं। विलय के कणों का आकार बहुत कम होने के कारण वास्तविक विलियन के कण, अर्थात इनके जो कण है वो आप पहले बता चुका हूं कि ये सबसे छोटे प्रकार के कण होते हैं। तो इनका कण बहुत छोटे होने के कारण ये सामान्य फिल्टर पेपर और जंतु झिल्ली से आसानी से गुजर जाते हैं। अर्थात इनका कण इतना ज्यादा सूक्ष्म होता है कि यह कोलाइडी की उस अवस्था में होते हैं कि ये हमारे विभिन्न प्रकार के छन्ना पत्र और झिल्ली और फिल्टर पेपर से आसानी से गुजर जाते हैं। इनमें एग्जांपल में आता है NaCl, शर्करा, यूरिया इत्यादि। तो ये विलियन जो होते हैं यह वास्तविक विलियन का निर्माण करते हैं। तो प्यारे बच्चों एक बार से दोबारा रिवीजन कीजिए। वास्तविक विलियन क्या है? कोलाइडी जो अवस्था है, हमारी जो कोलाइडी अवस्था है, कोलाइडी अवस्था के विलियन जो थे, जो हमें जंतु पारगमन झिल्ली में कणों के आधार पर वर्गीकृत करते हैं, तो उस विलियन में से, मतलब उन कणों में से जो अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, अर्थात जिनको नगर आंखों के साथ साथ सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी नहीं देखा जा सकता, जिनकी मोटाई 10 टू की पावर माइनस के 9 मीटर होती है, इस प्रकार के कणों के साथ बना हुआ विलियन वास्तविक विलियन कहलाता है। और इस प्रकार के विलियनों के एग्जांपल में NaCl, शर्करा और यूरिया इत्यादि आते हैं। तो देखिए वास्तविक विलियन आप समझ चुके होंगे। एक नेक्स्ट पॉइंट के साथ फिर एक नेक्स्ट
टॉपिक के साथ फिर दोबारा से शुरू करते हैं। देखिए मैंने बताया था कणों के आधार पर हम इनको 3 भागों में बांट रहे हैं। एक है वास्तविक विलयन और दूसरा शुरू होता है आपका कोलाइडी विलयन। क्या होता है आपका कोलाइडी विलयन। मैं आपको बता रहा हूं कि आप ध्यान से बस यहाँ समझिए, फिर आपको कभी भी समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह आपके लिए इसकी परेशानी सदैव के लिए समाप्त हो जाएगी। तो देखिए बच्चों, दूसरी अवस्था में आता है कोलाइडी, जिसको आपसे बहुत ज्यादा समझना है क्योंकि यही आपके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है। कोलाइडी विलयन। देखिए क्या होता है कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन विषांग तंत्र होते हैं। विषांग का मतलब जिनके अलग अलग अवयव होते हैं, अर्थात तो इसमें ऐसा नहीं है कि प्रत्येक तंत्र समान ही होगा। वह उसके क्या हो सकते हैं, मान लीजिए 2 अवस्थाएं, जैसे ब्लैक ले रहे हैं आप, तो उसकी 2 अवस्थाएं भी हो सकती हैं। इनमें उपस्थित कणों का आकार कितना होता है आपका 10 टू की पावर माइनस के, सॉरी मैंने आपको ट्रू विलयन गलत बताया था, वास्तविक विलयन गलत बता दिया था। वह होता है आपका 10 टू की पावर माइनस के 10 मीटर। कितना होता है 10 टू की पावर माइनस के 10 मीटर। और जबकि कोलाइडी विलयन के कणों का आकार जो होता है 10 टू की पावर माइनस के 9 मीटर। और जो हमारा जो तीसरा विलयन होगा, जो निलंबन बचेगा, उसका होता है 10 टू की पावर माइनस के 6 मीटर। तो वो गलती से बच्चों ध्यान रखना, वो गलती हो गई थी। और वो जो होता है वो आपका 10 टू की पावर माइनस के 10 मीटर होता है, अर्थात आप इसको एक एंगस्ट्रॉम भी कह सकते हैं। तो देखिए बच्चों, जो कोलाइडी विलयन क्या होता है आप ध्यान से समझेंगे। कोलाइडी विलयन एक विषांग तंत्र होता है। विषांग का मतलब क्या होता है, इसके अवयव जो होते हैं वह अलग अलग प्रकृति के भी हो सकते हैं। इसमें उपस्थित कणों का आकार 10 टू की पावर के माइनस के 9 मीटर याद रखिए हमेशा। आप इसके कहां से कहां तक इसको याद रखिए, सिर्फ आसानी से आप याद रख सकें, इसलिए मैंने इसको शॉर्टेज कर दिया है 10 टू की माइनस के 9 मीटर। कोलाइडी तंत्र में उपस्थित कणों का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है, अर्थात जो वास्तविक विलयन होता है उससे क्या होता है अपेक्षाकृत बड़ा होता है। उसके क्या थे 20 का माइनस के 10 मीटर, तो माइनस में जो संख्या बड़ी होती है वह छोटी होती है, तो इससे अपेक्षाकृत क्या होता है कुछ बड़ा होता है। इन्हें कोलाइडी कण कहा जाता है। यद्यपि कोलाइडी कण बहुत बड़े होते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें नगन आंखों द्वारा नहीं देखा जा सकता। मतलब इतने बड़े तो हैं लेकिन नगन आंखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन अति सूक्ष्मदर्शी अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। इसके कारण सामान्य फिल्टर पेपर से आसानी से गुजर जाते हैं, और लेकिन यह जंतु झिल्ली से आसानी से नहीं गुजरते, जैसे जिलेटिन, गोंद इत्यादि। जिलेटिन, गोंद इत्यादि ये क्या है आपके कोलाइडी विलयन। कोलाइडी कण, और ये जिस विलयन को बनाते हैं वह कहलाता है कोलाइडी विलयन। तो समझ चुके होंगे कोलाइडी विलयन क्या हुआ। अर्थात तो जो वास्तविक विलयन के कण थे जिन्हें हम विशेष प्रकार के विलयन को प्रभावित कर रहे हैं अपनी अर्धपारगम्य झिल्ली से, उनमें से कुछ मोटे कण जिनका आकार होता है 10 टू की पावर माइनस के 9 मीटर, और उन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते नग्न आंखों से, लेकिन अति सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हो। और इन्हें फिल्टर पेपर से, ये बात आपको ज्यादा जरूर ध्यान रखनी है, इन्हें फिल्टर पेपर से विषित नहीं किया जा सकता, विषित किया जा सकता है, अर्थात छाना जा सकता है, लेकिन जंतु झिल्ली से विषित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के कणों को कोलाइडी कण और बनने वाले विलयन को कोलाइडी विलयन कहते हैं। तो बच्चों मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद यही रहती है मैं ज्यादा से ज्यादा आपको समझा सकूं। देखिए क्या होता है ऑनलाइन माध्यम में हम कोर्स को ऐसा रखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट रूप से आपको समझा सकें, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको कोई भी चीज छूटे ना, और ज्यादा से ज्यादा नॉलेज के तौर पर आपके पास कभी भी कमी ना हो। तो इसलिए मैं अपने जो स्टडी का लेवल है वह थोड़ा सा लो रखकर और कोर्स की व्यापक स्तर पे तैयारी करके ही आपको प्रोवाइड कराता हूँ। तो निलंबन देखिए क्या होता है। निलंबन उसकी भी उत्तरवर्ती अवस्था होती है, अर्थात कोलाइडी विलयन की उत्तरवर्ती अवस्था, क्योंकि हम इन्हें कणों के आधार पर वर्गीकृत कर रहे हैं। जो हमारे जो कण हैं, विलय के जो कण हैं, उन्हीं के आधार पे हम 3 भागों में अध्ययन कर चुके हैं भाई, पिछले 2 वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन। तो तीसरा आता है निलंबन। क्या होता है निलंबन भी एक विषमांग तंत्र होता है। इनमें कणों का आकार 10 टू की पावर माइनस के 6 मीटर होता है। कितना होता है, अर्थात इसके जो तंत्र होगा वो भी कैसा होगा, अलग अलग प्रकार के अवयवों से मिलकर बना होता है। इस तंत्र के कणों को नेत्र या सूक्ष्मदर्शी दोनों द्वारा देखा जा सकता है। यह ऐसा होता है कि आप इसे सामान्य अपने नेत्र से भी देख सकते हैं और सूक्ष्मदर्शी से तो देख ही सकते हैं, तो दोनों प्रकार के उससे देखा जा सकता है। निलंबन के कण साधारणतः फिल्टर पेपर और जंतु झिल्ली दोनों में से किसी में से नहीं गुजर पाते, अर्थात ये इतने ज्यादा मोटे होते हैं कि ये ना तो
जंतु झिल्ली से गुजरते और ना ही फिल्टर पेपर से गुजर पाते हैं। अतः मिट्टी के कणों को जल में डालकर हिलाने पर निलंबन तंत्र प्राप्त होता है। इसका निलंबन का सबसे अच्छा एग्जांपल कहते नहीं है कि बीच में निलंबित रह गए, अर्थात आप क्या कीजिए, एक चम्मच बालू को लीजिए और उसे सामान्य कांच का गिलास लीजिए और उसमें उसको घोलकर कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए, तब आप उसकी अवस्था को देखेंगे तो नीचे बचे हुए जो अवयव रह जाएगा वह निलंबित अवस्था रह जाएगी और जल के साथ बनी हुई इस अवस्था को निलंबन कहते हैं। तो देखिए तीनों का अध्ययन हम एक सामान्य चित्र की सहायता से करेंगे। तो देखिए बच्चे, हम इसको 3 भागों में बांट लेते हैं अपनी कणों की अवस्था को। हम इसको यहाँ पर लेते हैं वास्तविक विलयन, क्या लेते हैं, वास्तविक विलयन, और यहाँ पर दूसरे में लेते हैं कोलाइड विलयन, और तीसरा अवस्था है निलंबन। इसके कणों का आकार मैंने बताया था 10⁻⁻10, 10⁻⁹ और 10⁻6 मीटर। समझ गए होंगे आप अब भी ध्यान नहीं दे रहे, कृपया ध्यान दें यहीं पर, क्योंकि जब कोई मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आपकी उस मेहनत के लिए, क्योंकि आपकी मेहनत, ये मेरी मेहनत सिर्फ आपके लिए है, तो आपको भी हक बनता है, आपका भी कर्तव्य बनता है कि आपकी ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए। देखिए इस तरीके से इसके कणों का आकार छोटा दिखा दीजिए, क्योंकि इसकी कोई नाप तोल तो हम दिखाते नहीं है, तो एक सामान्य तौर पर इसका क्या करते हैं, एक डायग्राम दिखा देते हैं या कणों को सामान्य तौर पर हम अनुमान लगाकर इसको पुट कर रहे हैं। इसके अलावा जो कोलाइडी कण है थोड़े से बड़े दिखाएंगे आप, 10⁻⁹ के हिसाब से दिखाएंगे, और ये जो कण होंगे वो इससे भी बड़े दिखा देंगे आप। समझ गए होंगे किस तरीके से जो हमारे कणों के आकार पर जो विलयन है उनको किस प्रकार से तंत्र में दिखा सकते हैं। तो एक नेक्स्ट वीडियो के साथ बच्चों फिर मैं आपसे मिलाऊंगा और मिलते हैं, और इस मिलने का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा, और आप भी सभी संपर्क में बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो पढ़ के इसका लाभ उठाते रहिए। अच्छा फिर मैं, अच्छा बच्चों धन्यवाद।